नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज है आपका सेकंड क्लास उत्तराखंड लोअर पीसीएस स्क्रीनिंग के लिए। तो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और मेनली हमारा फोकस स्क्रीनिंग के लिए ही रहेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग का आपका एग्ज़ाम जल्दी इसको देखने को मिल सकता है आपको इसी साल नवंबर दिसंबर के बिटवीन में। ठीक, तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर बात करें स्क्रीनिंग की, मेंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, एटलीस्ट 3 से 4 महीने मिनिमम मान के चले। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर उस टाइम कर सकते हैं। फिलहाल आज ये जो हम देखने वाले हैं क्लास, ये मेनली आपका स्क्रीनिंग को फोकस करके बनाया गया है। एक चीज़ मैंने पहले ही कहा था कि ये जो क्लासेस हैं अपर पीसीएस स्क्रीनिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहें तो। इसके अलावा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो इस बार वैकेंसीज निकली है, उन सभी पोस्ट में ये इंपॉर्टेंट है जिनमें स्क्रीनिंग आता है। आपने देखा होगा सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पर पूरा सेम ही है आपका, हर एक पेपर का, चाहे वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो, रिव्यू ऑफिसर हो या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो। तो इस वजह से ये जो क्लासेस हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेनली फोकस यहाँ पर लोअर पीसीएस के लिए है। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे अभी डेट बचा हुआ है 29 अगस्त तक, आप लोअर पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहली जो क्लास है वो आ चुकी है इसकी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक वो देख सकते हैं बाद में। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, तो पीडीएफ हेल्पफुल रहेगा आपको बाद में इसको रिवाइज करने के लिए या फिर अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस को। ठीक, तो ये चीज़ है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया गया है, या फिर आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना अगर टेलीग्राम लिंक वर्क नहीं करता है तो। GOV एग्ज़ाम इन्फो यही नाम है जो चैनल का नाम है। तो वहाँ पर मैं आज भी PDF शेयर कर दूंगा, आज या कल में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कर देना ताकि एक मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो आज का पहला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जितनी भी प्रमुख योजनाएं हाल ही में जो 1-2 साल में जारी हुई हैं, या कुछ साल पहले जो जारी योजनाएं हैं प्रमुख, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस में भी बनते हैं। और जो मेंस में शॉर्ट आंसर टाइप या फिर जिसमें टिप्पणी लिखना पड़ता है 25 वर्ड्स में, लोअर पीसीएस की बात करें तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपसे उस टॉपिक पर लिखने को कहा जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। आम आदमी बीमा योजना की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है किसको, ये आपको बताना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी भूमिहीन श्रमिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और इस योजना के तहत इनको ये सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कह लीजिए आम आदमी बीमा योजना के तहत। कुछ प्रमुख योजनाएं जिनके बारे में बता देता हूँ, इनको आप डिटेल में पढ़ लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में आपने सुना होगा, फरवरी 2019, ये डेट याद रखना। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो इसमें कुछ राशि दिया जाता है किसानों को। ठीक, तो फरवरी 2019 में ये योजना लागू हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। सिंचाई योजना से आप समझ गए होंगे, जो बेसिकली सिंचाई उपकरण है, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ें जो हैं इस योजना के अंतर्गत आती है। तो जुलाई 2015 में, 2015 में ये योजना लागू की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। और ये बेसिकली है क्या, तो जितने भी डोमेस्टिक गौवंश हैं, या हिंदी में कहते हैं इसके स्वदेशी गौवंश जो हैं, उनको साइंटिफिक वे में उनका संरक्षण करना और उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, गोकुल मिशन का, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, कि जितने भी स्वदेशी गौवंश हैं उनको टेक केयर कर सके, उनका संरक्षण कर सके और उसमें वृद्धि की जा सके। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। तो जितने भी 2-3 साल पहले योजनाएं लॉन्च की गई है या हाल ही में लॉन्च की गई है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फसल बीमा योजना की बात करें तो नाम से आप समझ गए होंगे, जब भी कोई फसल खराब होती है किसानों की, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत उन्हें एक व्यापक बीमा कवर जो है वो दिया जाता है। 2016 में ये लॉन्च हुआ था। तो ये चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट, अश्वघोष, दंडी या फिर दृढ़नागाचार्य। तो इजी क्वेश्चन है। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना है, यही हैं आपके खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर
आर्यभट्ट की बात करें तो इनके बारे में वैसे आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। इनका जन्म हुआ था 476 कॉमन एरा में, ठीक है। सी 476 सी में इनका जन्म हुआ था। अगर स्थान पूछ लिया जाए कभी, ठीक है, तो स्थान में बता देता हूँ इनका जन्म कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र कुसुमपुरा में इनका जन्म हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में पटना, पाटलिपुत्र आपने सुना होगा, पटना का जो पहले का नाम था पाटलिपुत्र, प्रेजेंट टाइम में पटना इंडिया ये प्लेस है। और आर्यभट्ट की बात करें तो अगर किसी को पहला मुख्य मैथमेटिशियन या फिर एस्ट्रोनॉमर माना जाता है तो वो आर्यभट्ट को ही माना जाता है भारत का, ठीक। तो आर्यभट्ट थे पहले मेजर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं डिटेल में रिसर्च करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत का अंटार्कटिका में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली अंटार्कटिका में कुछ स्टेशंस हैं भारत के, ठीक है, जो कि रिसर्च करते हैं अलग अलग चीज़ों पर, ठीक। अलग अलग चीज़ों का मतलब वेदर हो गया या फिर आपका बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, इन चीज़ों पर यहाँ पर रिसर्च होता है, ठीक। तो इसके लिए स्टेशन बनाए जाते हैं कंट्रीज़ द्वारा, अलग अलग देशों द्वारा। उसी में जो भारत है उसका कहाँ है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो मैं बता देता हूँ आपको। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नाम क्या है? मैत्री। जो दूसरा स्थायी स्टेशन है भारत का वो है मैत्री। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला स्थायी स्टेशन कौन सा है, तो दक्षिण गंगोत्री नाम है पहले स्थायी स्टेशन का, ठीक। और जो तीसरा है वो कौन सा है? तीसरा है आपका भारती। ये नाम है तीसरे स्टेशन का, भारती, ठीक। तो अभी मैं मैप में दिखाऊंगा तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा जो स्टेशन है वो कहाँ पर है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका जो है वो सदर मोस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता होगा। सबसे दक्षिणतम महाद्वीप अगर है कोई वर्ल्ड में तो वो सदर मोस्ट कॉन्टिनेंट है आपका अंटार्कटिका। इसका जो एरिया है वो कितना है? तो ये है आपका 140 लाख वर्ग किलोमीटर। तो पूरा जो फैलाव है इसका अंटार्कटिका का वो 140 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और सबसे बड़ा महाद्वीप अगर बात करें तो कौन से नंबर पर आता है? ये 5वें नंबर पर आता है, यानी कि 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, अंटार्कटिका में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये किसके अंडर आता है, किसके कंट्रोल में आता है, कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो इसका आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसको याद रखना, इसको नोट कर सकते हैं आप। जो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ, इसको भी नोट डाउन कर लेना या फिर याद रख लेना। 29 जनवरी 2016 में, ठीक है, 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, माफ़ कीजिएगा 2006 है, ठीक। इसको करेक्ट करना, 2006 है इसका आंसर। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 29 जनवरी 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको मर्ज करके बनाया गया था, ठीक है। तो यानी कि उसका विलय किया गया था, उसके बाद ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी। कौन कौन से एक बार मैं बता देता हूँ, अगर कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो मर्ज नहीं हुआ था आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अगर कुछ क्रिएट करके बनाया जाए तो उसमें आपको ये मदद करेगा। तो मैं नाम बता देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना या फिर याद रख सकते हैं तो याद रख लेना। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो IMD, NCMRWE, IITM और ERCEC, ये जो डिपार्टमेंट है इनसे मिलकर बनाया गया था, इनको मर्ज करके बनाया गया था, विलय करके बनाया गया था। IMD का जो फुल फॉर्म है वो मैं बता देता हूँ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक तो ये था डिपार्टमेंट, इसके अलावा दूसरा जो मैंने बताया NCMRWE, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद है आपका IITM की बात करें तो ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसके बाद जो मैंने बताया था वो है आपका EREC, यह है आपका अर्थ रिस्क एवोल्यूशन सेंटर, ठीक। और आखिर में एक और डिपार्टमेंट था, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ओशियन डेवलपमेंट। इन सभी को मर्ज करके मिनिस्ट्री जो बनाया गया था वो था आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और 29 जनवरी 2006 को ये बनाया गया था, ठीक। इसका हेडक्वार्टर अगर कभी पूछा जाए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसका हेडक्वार्टर है
पृथ्वी भवन न्यू दिल्ली में। ठीक, हेडक्वार्टर याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि जो ये पूरा प्रोग्राम है अंटार्कटिका में, उसमें भारत कब शामिल हुआ, कई बार ये पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि भारत जो है, जो अंटार्कटिका का जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें कब शामिल हुआ। इसमें काफ़ी सारे देश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे देशों ने, कंट्रीज़ ने अपने जो स्टेशंस थे वो बनाए हैं। और भारत की बात करें तो अगस्त 1800, माफ़ कीजिएगा 1983 में, ठीक है, 1983 में भारत जो है इसमें शामिल हो गया था, या फिर इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जो अंटार्कटिका संधि है वो भारत ने 1983 में यहाँ पर जो है वो शामिल हो गया था। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, और मैप में देखते हैं सीधे, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया रहे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है आपका मैप, और देखिए मैप में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये हेल्प करेगा आपके मेंस में। एक तो आपको आइडिया रहेगा कि एक्चुअली में जो मैप में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर बात करें किसी प्लेस के बारे में, तो वो मैप में कहाँ पर है। ठीक, और मेंस में ये इस तरह से बेनिफिट होगा कि आप जब आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप दिखा सकते हैं एक रफ मैप बना के कि एक्चुअल में जिस क्षेत्र के बारे में, जिस एरिया के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो इसलिए मैं मैप वगैरह ऐड कर देता हूँ, तो ये भी आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा पहला स्टेशन था भारत का अंटार्कटिका में, वो कहाँ पर है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दक्षिण गंगोत्री इंडिया। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि नाउ एविडेंट, यानी कि ये अब काम नहीं करता है। ठीक है, जो पहले इसका काम था वो अब नहीं है, अब ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई स्टेशन के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये पहला था। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सप्लाई स्टेशन है, स्टेशन के तौर पर अभी फ़िलहाल कौन सा स्टेशन जो है वो भारत का काम करता है, तो दक्षिण गंगोत्री। मैत्री देखिए इसके जस्ट राइट साइड में है, मैत्री इंडिया। ठीक, तो ये है आपका मैत्री स्टेशन, जो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि दूसरा कौन सा है, तो मैत्री है आपका दूसरा। कब फॉर्म हुआ था अगर पूछ लिया जाए मैत्री, तो 1800, सॉरी यहाँ पर 1900 है। ठीक है, 1989 में ये हुआ था। ठीक, 1989 में ये इस्टेब्लिश हो गया था, या फिर ये बन गया था मैत्री। और इसकी अगर बात करें तो ये कौन से पहाड़ी पर है, सिरमाकर ओएसिस नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ पर ये स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो मैत्री जो आपका स्टेशन है, इसके चारों ओर जो है प्रियदर्शनी नाम का एक झील है जो बना हुआ है। ठीक, तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके फ़ोटोग्राफ वगैरह, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। तो प्रियदर्शनी झील अगर कभी पूछ लिया जाए कौन से स्टेशन के आसपास है, तो ये है आपका मैत्री स्टेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इसके अलावा जो आखिरी और सबसे नया स्टेशन है भारत का, उसका नाम है भारती। ठीक, और वो कहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए भारती जो स्टेशन है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक, ये रहा भारती। तो काफ़ी दूर है इन दो स्टेशनों के मुकाबले। ठीक है, दो स्टेशन लगभग आसपास ही हैं, और ये जो स्टेशन है आपका वो काफ़ी दूर है कंपेयर टू बोथ ऑफ दीज। तो ये रहा आपका भारती स्टेशन जो अभी सबसे लेटेस्ट है। तो अगर कभी पूछा जाए कि सबसे नया जो स्टेशन है इंडिया का अंटार्कटिका में वो कौन सा है, तो भारती है, जो कि 2012 में फॉर्म हुआ था, 2012 में बना था, और लगभग 2015 से ये काम करना स्टार्ट हो चुका है। मैत्री की बात करें तो ये जो, माफ़ कीजिएगा, जो भारती स्टेशन है वो, जो मैत्री स्टेशन है उससे 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये जो आपका मैत्री है इससे 3000 किलोमीटर पूर्व में आपका स्थित है भारती। ठीक है, ये वाला स्टेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, हो सके तो इसको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से मेघालय राज्य की राजधानी क्या है। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। कई बार एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन है शिलोंग। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं वो सोचते हैं कि बहुत टफ आएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम कई बार भूल जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा शिलोंग। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी सभी को पता होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह शहर जिसने 2012 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। तो किसने किया था 2012 में ओलंपिक्स का? लंदन ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, लंदन। और इस बार क्या पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन? इस बार ये पूछा जा सकता है कि 2020 का जो ओलंपिक है वो कौन से कंट्री या फिर देश में आयोजित किया गया था। तो वैसे तो 2021 में ये आयोजित किया गया, लेकिन है 2020 का, यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो 2020 का है। तो टोक्यो में ये किया गया था, ये आपको पता ही है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 11 को, यानी कि 11 जुलाई को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ फेमस पर्सन्स हैं, ठीक है, उन पर ये बनाया गया है। तो जैसे स्वामी अग्निवेश हैं, प्रशांत भूषण है, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में। किरण बेदी को आप जानते ही हैं, संतोष हेगड़े हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फेमस पर्सन हैं उत्तराखंड के, माफ़ कीजिएगा भारत के, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें इस बार आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है चीफ जस्टिस पर, ठीक है। जो CDS हैं अभी, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको एक बार देख लेना। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है, देखिए, स्वामी अग्निवेश हैं सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशांत भूषण अधिवक्ता हैं, किरण बेदी पूर्व पुलिस अधिकारी है तो आप जानते ही हैं, संतोष हेगड़े न्यायाधीश। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा NP नवामी, ये राइट आंसर है। अब जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है, सभी को पता होगा। तो कमेंट करके बताइए जो अभी वर्तमान में हैं अध्यक्ष वो कौन है, उनका नाम क्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? सच्चिदानंद भारती, वीरेंद्र रावत, जगजीत सिंह नेगी, माफ़ कीजिएगा, जीत सिंह नेगी, या फिर गोविंद लाल शाह। करेक्ट आंसर है वीरेंद्र रावत। बेसिकली वीरेंद्र रावत जो हैं वो टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। ग्रीन स्कूल की जो अवधारणा इन्होंने शुरू की थी, बेसिकली इसमें ये क्या है कि जो नेचर है, या फिर अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सभी पर बेस्ड है आपका ग्रीन स्कूल, जो कि वीरेंद्र रावत ने इसका प्रतिपादन किया था, या फिर कह लीजिए इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्कूल है वो नेचर से कनेक्टेड बनाया गया है, ऐसे है इसका मतलब, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेंस के लिए भी, और कह सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए भी, ठीक। तो वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं हिस्ट्री से, अगर बात करें तो कंपेयर टू करंट अफेयर्स और जो अदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके मुकाबले अगर बात करें तो उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका तिलाड़ी नरसंहार, इस तरह के कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो भी मेजर इंसिडेंट हुए हैं हिस्ट्री में, उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका 30 मई 1930, ठीक है, 30 मई 1930 को ये घटना हुई थी। देखिए क्या था कि ये जो टाइम था ये टिहरी राजशाही का टाइम था, ठीक। और अगर बात करें तो इस टाइम पर इसको बेसिकली कहा जाता है, ये जो पीरियड था 30 मई 1930 का, ठीक है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ब्लैक चैप्टर के रूप में, ठीक है। कहीं भी अगर इसका मेंशन किया गया तो काले अध्याय के रूप में किया गया। ऐसा क्यों किया गया मैं बताता हूँ। देखिए जो राजशाही था टिहरी का उस समय का, वो चक्रधर, वजीर चक्रधर जुवैल ये था वहाँ पर, और उनकी यहाँ पर राजशाही चलती थी, ठीक। तो इस टाइम क्या था कि कुछ ऐसे अधिकारी थे, वन अधिकारी थे, जिन्होंने कुछ कर लगा दिए थे आम ग्रामीण पर। तो इस कर के विरोध में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर टिहरी के, उन्होंने क्या किया था कि एक बैठक बुलाई थी यमुना नदी के किनारे पर,
तिलाड़ी के मैदान पे, ठीक है। और वहाँ पर काफ़ी सारे जो ग्रामीण थे वो इकट्ठा हुए थे, इस पर चर्चा कर रहे थे और बेसिकली एक शांतिपूर्ण बैठक या फिर विरोध प्रकट कर रहे थे, ठीक। और इस विरोध में कुछ चर्चाएं हो रही थी और चर्चाओं के स्टार्ट होने के बाद जो ये वज़ीर चक्रधर जुयाल है, इन्होंने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि फायरिंग कर दी जाए इनके ऊपर। आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें कुछ उसी तरह का सीन यहाँ पर हुआ था कि लगभग 100 से अधिक ग्रामीणों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी इसमें। इस वजह से इसे ब्लैक चैप्टर कहा जाता है टिहरी राजशाही का, ठीक। तो यमुना नदी के किनारे जब ये मीटिंग हो रहा था ग्रामीणों का, ठीक है, 1930 में 30 मई 1930 को, तब ये घटना हुई थी। और तिलाड़ी नरसंहार जो घटित हुआ था वो 30 मई 1930 को हुआ था। तो ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है, एक बेसिक आपको बैकग्राउंड पता हो कि इसका क्या था ये। इसके बाद उत्तराखंड के किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई, ये पूछा गया है। कबीर पंथ, सत्यनाथ पंथ, वैरागी पंथ या फिर नास्तिक पंथ? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो पंथ है नास्तिक पंथ, बेसिकली वही हैं जो नास्तिक होते हैं, यानी कि जिनको धर्म ग्रंथों या भगवान पर उतना विश्वास नहीं होता, बिल्कुल ठीक। तो नास्तिक पंथ जो था, उन्होंने अपना जो प्रविष्टि है वो दर्ज नहीं कराई थी उत्तराखंड में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? अब हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पवार वंश पढ़ा होगा आपने, तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे। श्रीनगर की बात करें तो अजय पाल ने इसको अपना राजधानी बनाया था, पवार वंश से रिलेटेड है ये अजय पाल, तो श्रीनगर को अपना राजधानी बनाया था। और अगर बात करें तो ये तो सही है, ठीक। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। अगर टिहरी की बात करें तो ये भी सही है, सुदर्शन शाह। चांदपुर गढ़ी की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि भानु प्रताप जो था वो यहाँ पर शासक था यहाँ का, ठीक है, चांदपुर गढ़ी का। और जब भानु प्रताप की जो पुत्री थी, उनका जब विवाह हुआ था कनक पाल से, तब जो है कनक पाल ने इसको अपने अंडर ले लिया था, ठीक है, चांदपुर गढ़ी को अपने अंडर ले लिया था जब भानु प्रताप की शादी हुई थी, भानु प्रताप की पुत्री की शादी हुई थी कनक पाल से, ठीक। और अगर अल्मोड़ा की बात करें तो ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अल्मोड़ा कनकपाल, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूके ट्रिपल एस भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो कहाँ पर ली थी शरण? गढ़वाल में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? करेक्ट आंसर है प्रद्युम्न शाह, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है पौंड टूटी क्या था? पौंड टूटी जो है वो क्या था पूछा गया है। एक मूर्ति था, एक सिक्का था, एक कर था यानी कि टैक्स था, या फिर इमारत था? तो ये था आपका एक टैक्स, ठीक है। टैक्सेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मेंस के लिए भी, क्योंकि इससे पूछा जाता है क्वेश्चन की जो पुराने ज़माने में कर लगाए गए थे उस पर टिप्पणी कीजिए, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो एक कर था पौंड टूटी। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? ये पूछा गया। गौरा देवी, महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत या फिर NH बहुगुणा? कौन नहीं थे पूछा गया। तो गौरा देवी नहीं थी, ठीक है, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। गौरा देवी ये जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कुछ यहाँ पर जो रेजिमेंट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, भारतीय सैन्य अकेडमी, गब्बर सिंह स्मृति स्मारक, ये दिया गया है। तो डी ऑप्शन सही है। जो IMA है वो भी सही है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में। रानीखेत गोरखा रेजिमेंट नहीं है, तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? कैला पीर, बूढ़ा केदार, पीरगढ़ी देवलगढ़, पीरान कलियर रुड़की या फिर सिद्धबली कोटद्वार? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, पीरान कलियर रुड़की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगेन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो बी डी पांडे को तो आप जानते हैं, बद्रीदत्त पांडे इतिहासकार, मोहन उप्रेती अभियंता, ईटी एटिंगटन कलाकार, लेकिन जो जिम कॉर्बेट हैं वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित है। सुमेलित एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सही सुमेलित है। ठीक है, एक मिनट करेक्ट कर लेना इसको। ये राजनीतिक नहीं थे, ये भी नहीं थे और ये भी नहीं थे, जो भी मैंने बताया बी डी पांडे इतिहासकार थे, यही सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, भोपाल में। कब से कब तक किया गया था तो मैं बता देता हूँ। 10 से 12 सितंबर 2015 को, 10 से 12 सितंबर के बीच ये आयोजित किया गया था 2015 में। ठीक, इसके बाद जो आपका अगला जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? अगर पूछा जाए इस बार तो ये आपको बताना है पोर्ट लुइस। ठीक है, नाम याद रखना, पोर्ट लुइस मॉरिशस। ठीक है, ये देश का नाम है। तो यहाँ पर ये हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 को। 2021 का अभी नहीं हुआ है, ये कहाँ पर होने वाला है अभी इसका कोई डेट नहीं है। ठीक, तो जल्दी हो सकता है इसके बारे में पता चल जाए 2021 का। वैसे जो कंट्री की बात की गई है वो है फिजी, तो फिजी में ये 2021 में सम्मेलन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SAI संबंधित है किससे? इसका फुल फॉर्म बताता हूँ और फुल फॉर्म सुनकर ही आपको पता चल जाएगा। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसका आंसर आप गेस कर चुके होंगे। सी ऑप्शन, माफ कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्पोर्ट्स यानी कि खेल से ये संबंधित है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी देख लीजिए। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पूछा गया? सॉफ्टवेयर की बात की गई है। ठीक है, तो क्या होगा? वेबसाइट तो एक कह सकते हैं प्रोग्राम है जो बनकर HTML लैंग्वेज में बनकर जो तैयार होता है। ठीक, तो वेबसाइट तो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन जो वेब ब्राउज़र है जैसे गूगल क्रोम हो गया, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, ये जो ब्राउज़र्स हैं उसमें ही आप सर्च करते हैं और फिर आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिलता है, रिसर्च जो आपकी सर्च लिस्ट है, और उसको क्लिक करने के बाद आप वेब पेज पर जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वेब ब्राउज़र। इंटरप्रेटर तो ये होता है आपका इंटरप्रेट करता है मशीन लैंग्वेज को। इसके बाद और ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस? देखिए बेसिक क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर स्कैनर। तो देखिए मॉनिटर तो आउटपुट होता है क्योंकि हम उसमें चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जो भी आउटपुट में देखने को मिलता है मॉनिटर में वो सारी चीज़ें हम मॉनिटर में ही देखते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी प्रिंट करके आउटपुट देता है। प्लॉटर भी आउटपुट है, लेकिन जो स्कैनर है वो सिर्फ स्कैन करता है। आउटपुट जो दिखाता है वो मॉनिटर दिखाता है स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद देखिए फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत है। जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है कुछ इस तरह का ही रहेगा। 11th 9th 10th 11th लगभग इसी के बीच रहेगा। मेनली 9th एंड 10th का रहता है। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो संकेत स्रोत हैं वो है आपका लाइट वेव्स या फिर प्रकाश तरंगे। ठीक, इसके बाद देखिए चेक समाशोधन प्रक्रिया के दौरान बैंक पारंपरिक रूप से निम्न में से कौन सी IO तकनीक का अनुसरण करता है? यानी कि इनपुट आउटपुट टेक्निक का कौन सा ऐसा है जिसका इस्तेमाल करता है? चेक यानी कि जो चेक्स हैं, ठीक है, जो चेक आप देते हैं बैंक में, अपना जो आपका चेक होता है उसके शोधन या फिर उसको प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है, इसके दौरान जो ट्रेडिशनल वे में बैंक जो है इनपुट आउटपुट का कौन सा टेक्निक यूज़ करता है? क्या वो OCR है, MICR है, बारकोड है या फिर BRT है? तो ये है आपका MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा जो चेक है उसके नीचे एक डार्क लेटर में कुछ लिखा होता है और वो होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। ठीक, जिसको रीड करता है डिवाइस और उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसी का इस्तेमाल करता है बैंक जो ट्रेडिशनल वे है। तो MICR इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। इसके बाद देखिए
निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है, पूछा गया है। देखिए टाइम, क्या ये अदिश राशि है? तो बिल्कुल है। टाइम को हम डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं क्या? डायरेक्शन में तो कैलकुलेट नहीं करते हैं। आयतन की बात करें तो आयतन तो सिर्फ एक एरिया जितना कवर करेगा कोई चीज़, वो आयतन है। कौन से डायरेक्शन में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। डेंसिटी की बात करें तो ये भी अगेन आपका कितना डेंस है कोई सिस्टम, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। संवेग जो है, मोमेंटम जो है, उसमें होता है आपका डायरेक्शन प्लस जो आपका संवेग जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पोलियो का कारक है क्या? फफूंद, बैक्टीरिया, एकल तार युक्त आरएनए वाला विषाणु, एकल तार युक्त डीएनए वाला विषाणु। जो पोलियो है वो किस वजह से पोलियो होता है, ये पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और जनरल साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसे। तो बेसिक क्वेश्चन है, एकल तारयुक्त आरएनए वाला विषाणु, इसकी वजह से पोलियो होता है या फिर ये इसका कारक है, ठीक। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, ठीक है, अपने स्कूल टाइम में 8th 9th 10th वगैरह में आप पढ़ते होंगे। 8th वगैरह में आई थिंक पढ़ा होगा आपने। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं? SO2 और NO2। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए विटामिन B12 में विद्यमान धातु है। तो देखिए जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करें। तो वैसे मैंने बताया था लूसेंट अगर प्रेफर कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और NCERT को फॉलो करें, सिंपल आंसर है, ठीक है। NCERT अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो लूसेंट है वो NCERT पर ही बेस्ड है, तो इस वजह से तो सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट। इसके बाद देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्य उत्पाद है। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इंसुलिन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इंसुलिन है। इसके बाद देखिए निम्न पदों में किसका संबंध मधुमक्खी पालन से? एपीकल्चर का। और आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए किस शहर को भारत का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया है? तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। 2020 में कौन सा था ये आपको पूछ देखने को मिल सकता है इस बार, ठीक है, स्क्रीनिंग में। तो मैसूर था इसका राइट आंसर। और प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? इंदौर। और इंदौर जो है पिछले 4 साल से नंबर 1 पर है स्वच्छता के मामले में, ठीक, स्वच्छतम शहर के मामले में। तो मैसूर इसका राइट आंसर है। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है कम्प्लीटली सभी के साथ, ठीक है, ताकि जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और बेसिकली इसका मकसद यही है कि जो स्क्रीनिंग है उसके लिए आप तैयार रहें, रेडी रहें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो UKPSC की अगर बात करें, जो हिस्ट्री है UKPSC की, वो लगभग कह सकते हैं एक प्रॉपर टाइम में वो अपने पेपर कंप्लीट करवाता है, ठीक है। और उनका जो एक संदेश था, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है पता नहीं, लेकिन उन्होंने मेंशन किया गया कि वो रेडी हैं, UKPSC जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो जो कमीशन है वो पूरी तरह से तैयार है लोअर और अपर PCS के एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो आप भी प्रिपेयर रहें, काफ़ी कम टाइम बचा है ये मान के ही चलें, ठीक। और मेंस के लिए वैसे आपको टाइम आगे मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।